रवि और राधा भाई बहन थे और बचपन से ही उन दोनों में बहुत लगाव था। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद दोनों गांव से शहर आ गए थे। राधा एक कॉल सेंटर में काम करने लगी और रवि अभी भी नौकरी ढूंढ रहा था। एक शाम को उनका मकान मालिक उनके पास आया और बोला, देखो, मैंने तुम दोनों को काफी लंबे वक्त से अपने घर पर किराए पर रखा हुआ है, लेकिन तुम दोनों कभी भी किराया समय पर नहीं देते हो। अब से काम नहीं चलेगा। भैया, आप तो जानते ही हैं ना कि रवि को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं अकेले ही काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिल जाएगी हम आपका किराया एकदम समय पर देने लगेंगे। अरे, कब से मैं यही कहानी सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ। मुझे अब से अपना किराया एकदम समय से चाहिए, और इतना ही नहीं, अब मैं किराया बढ़ा भी रहा हूँ। तभी रवि वहाँ आ जाता है और यह सब सुन लेता है। वह मकान मालिक से कहता है, क्या? अरे, ये तो सरासर गलत है ना भैया। आप ऐसे अचानक से किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है और क्या सही? हाँ, अगर तुम्हें तमीज नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब कल के कल तुम मेरा घर खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जाओ और कहीं जाओ और अपनी तमीज की शिक्षा दो। इतना बोलकर मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब तुमने क्या किया रवि? इस शहर में इतनी महंगाई है और बड़ी मुश्किल से हमें कम दाम पर यह घर मिला था। अब हम कहाँ जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? तो क्या मैं उसकी बकवास सहता रहता राधा? अरे, मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ ना। जल्दी मुझे काम मिल भी जाएगा, देखना। तुम फिक्र मत करो। मेरा एक दोस्त है जिसका घर खरीदने और बेचने का बिजनेस है। उसके पास रहने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर होगी। हम कुछ वक्त के लिए वहां रह लेंगे और फिर तब तक कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन राधा और रवि अपने किराए का घर छोड़कर रवि के दोस्त के बताए एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रवि का दोस्त भी उनके साथ आया हुआ था। थैंक यू सो मच समीर। मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और यह घर खाली कर दूंगा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे रवि, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा ना। हाँ, अरे रवि, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। ये जो घर है ना, इसको लेकर कुछ कहानियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि बड़ा ही रहस्यमय है, और जिसने भी उसे खोला है उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम दोनों उस दरवाजे को मत खोलना। देखो रवि, इस घर के जो मालिक हैं ना, वो विदेश में रहते हैं। ये घर काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है और मुझे इसे बेचने की जिम्मेदारी हाल ही में मिली है। यहाँ पे तुम आराम से कुछ दिनों तक रह सकते हो। मुझे नहीं पता था समीर कि तुम ऐसी कहानियों में यकीन करते हो। अरे, ये सब केवल अफवाह होती है बस। क्या तुम भी रवि? अगर समीर कुछ कह रहा है तो मान लो ना। समीर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम उस दरवाजे से दूर रहेंगे। इसके बाद समीर वापस अपने घर चला जाता है और रवि और राधा मिलकर घर की थोड़ी बहुत सफाई करने लग जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात में रवि को जोरों की भूख लगती है तो वह किचन की तरफ जाता है। आज मैंने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, इसलिए मुझे इतनी जोरों की भूख लगाई है। चलो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर नौकरी ढूंढने भी जाना है। रवि किचन से खाना खाकर जब वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे वही भूतिया दरवाजा दिखाई दिया। तो यही है वो रहस्यमय दरवाजा। ये राधा और समीर जैसे पढ़े लिखे लोग भी कैसी कैसी कहानियों पे यकीन करते हैं। अभी तो राधा भी सो रही है। जरा मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है। ऐसा सोचकर रवि बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओह, इस जगह तो एक भी लाइट नहीं है। जरूर बिजली वाला यहाँ आने से डर गया होगा, इसलिए यहाँ लाइट नहीं लगाई गई। चलो, बहुत हुआ टाइम पास। अब वापस चलकर सो जाता हूँ, वरना कल सुबह आंख नहीं खुलेगी। रवि वापस जाने लगता है, तभी एक रोशनी उसका पीछा करने लगती है। रवि वापस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो रोशनी भी उसके साथ चली आती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उठो रवि, क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है? मुझे भी काम पर जाना है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, जल्दी से चलकर खा लो। राधा रवि की बातों को नजरअंदाज कर देती है और जल्दी से अपने काम पर चली जाती है।
रवि भी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसे पूरे टाइम यही महसूस हो रहा था कि उसके कंधों पर बहुत वजन है। जैसे तैसे रवि नाश्ता करके चला गया। अभी तो मैं कुछ दूर ही चला और अभी से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं गिर जाऊं। नहीं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वरना मैं पक्का यहीं गिर जाऊंगा। रवि वापस घर आ जाता है और मौत होने के लिए बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह शीशे में देखता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस पर एक भूत सवार था। ये क्या? भूत बचाओ! चिल्लाना बंद कर, वरना मैं तुझे तुरंत खा जाऊंगा। क्या? नहीं, मुझे मत खाना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे, ये कौन कहता है कि तूने कुछ किया है? तूने तो मेरी बड़ी मदद की है। तूने मुझे उस अंधेरे कमरे की कैद से आजाद किया है। तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तो अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तुझे मेरी और भी मदद करनी है। इतना कहकर भूत रवि के शरीर में घुस जाता है। अब रवि की आंखें एकदम लाल हो गई थीं। तभी वहां पर राधा आ गई और रवि को ऐसे देखकर वह बहुत डर गई और उसकी चीख निकल गई। यह क्या है रवि? ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं रवि नहीं हूँ। डर के मारे राधा वहां से भागने लगी। भागते भागते राधा जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये रवि को क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं? ओ याद आया, समीर को फोन करती हूँ, वो आकर मेरी मदद जरूर करेगा। राधा जल्दी से समीर को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी ही देर में समीर घर आ जाता है और छुपते छुपाते स्टोर में जाकर राधा से मिलता है। अरे समीर, रवि के अंदर कोई भूत आ गया है। वो बहुत डरावना लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस कमरे में गया था? मुझे नहीं पता समीर, मैं घर पर नहीं थी। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो सकता है नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। जरूर उस कमरे में कोई भूत होगा जो रवि के साथ साथ बाहर आ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है समीर। थोड़ी देर तो राधा और समीर वहीं पर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर राधा को एक आइडिया आता है और वह समीर से कहती है, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। हमें रवि को वापस उस कमरे में ले जाना होगा। वहीं से यह भूत आया है और इसे वहीं ले जाकर हराया जा सकता है। राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यही लगता है कि ये भूत उस कमरे में ही सबसे ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए वहाँ पर इसे हराना बहुत आसान होगा। तो देर किस बात की है, हम आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। रात होते ही राधा और समीर दोनों उस भूतिया दरवाजे को खोलकर उस अंधेरे कमरे में चले गए। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है राधा, मुझे तो कुछ डर लग रहा है। चुप करो समीर, ये डरने का समय नहीं है। अरे डरने का भी कोई समय होता है क्या राधा? अच्छा ये बताओ, तुम रवि के ऊपर सवार उस भूत को यहाँ लाओगी कैसे? बस तुम मेरे साथ इस दरवाजे से सटकर खड़े रहो। जैसे ही मैं तुमसे कहूँ, मेरे साथ रवि के पैर पकड़ लेना और उसे यहाँ अंदर खींच लेना। मैंने उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है कि वो यहाँ जरूर आएगा। राधा और समीर चुपचाप खड़े रहकर भूत के आने का इंतजार करने लगे। असल में राधा ने भूत के लिए एक जाल बिछा रखा था। उसने दरवाजे पर ही 2 मरे हुए चूहे रखे थे और उसका प्लान भी काम कर गया। भूत चूहों को सूंघते हुए वहां तक आ पहुंचा। तभी भूत को दरवाजे के पास पड़े चूहे नजर आते हैं। भूत लालच में आकर चूहों को खाने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। समीर और राधा मिलकर भूत के पैर पकड़ उसे दरवाजे से अंदर खींच लेते हैं। अंदर आते ही भूत तड़पने लगता है। थोड़ी ही देर में वह रवि के शरीर से बाहर आ जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। ओ नहीं, मैं फिर से इस कमरे में कैसे आ गया? यहाँ तो मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करती। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। भूत वापस रवि के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही राधा और समीर रवि को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। राधा जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देती है और भूत फिर से वहीं पर कैद हो जाता है। रवि और राधा उस घर को खाली कर देते हैं और वह भूतिया दरवाजा एक बार फिर से हमेशा के लिए बंद हो जाता है।